नमस्कार, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की संशोधित सुरभिका हिंदी व्याकरण माला पुस्तक। इस किताब में आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, इसका पहला पाठ, जिसका नाम है भाषा एवं व्याकरण, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसा चित्र आपकी किताब में भी बना हुआ होगा कि ये आदिमानव लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहा करते थे, कबीलों में रहा करते थे। तो इन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को विकसित किया, बनाया, आविष्कार किया, यानी कि जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ी ये उनको बनाते चले गए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने पहले पेड़ को काटा और पेड़ के तने से इन्होंने ये पहिया बनाया। उस पहिए से इन्होंने फिर ये गाड़ी बनाई जिसको ये घोड़े के साथ चला रहे हैं, और इन्होंने कुछ हथियार भी बनाए जिनसे ये अपने भोजन के लिए शिकार करते थे, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ज़रूरत की चीज़ों को बनाया। इसी तरह से आगे चल के अपने भाव और विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का विकास हुआ, भाषा को बनाया और उसमें अच्छे अच्छे ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय। प्राणी जगत में मानव सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ अन्य प्राणी प्रकृति की सीमाओं में बंधे हैं, वहीं मानव आदिकाल से ही इन सीमाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता रहा है। भाषा का विकास मानव की श्रेष्ठता का ही परिचायक है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राणी जगत में, यानी कि इस धरती पर, इस पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी और जीव जंतु जितने भी हैं, उन सभी में जो मानव है, यानी कि जो मनुष्य हैं, ह्यूमन, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। जहाँ अन्य प्राणी प्रकृति की सीमाओं में बंधे हैं, वहीं मानव आदिकाल से उन सीमाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे चिड़िया हैं, अन्य जानवर हैं, कुत्ता, गाय, बैल, भालू, शेर, चीता, ये प्रकृति के अनुसार चलते हैं, यानी कि नेचर के हिसाब से ये चलते हैं। ये अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ बदलाव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। यदि बारिश हो रही है, चिड़िया का घोंसला किसी पेड़ पर रखा है, तो चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में भीग जाएंगे, ठंड में ठंडाएंगे। और इसी प्रकार यदि गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, बहुत तेज़ धूप निकली है, गर्मियों का मौसम है, तो उनको भी बहुत तेज़ गर्मी लगेगी। वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी का मतलब है कि वो प्रकृति की सीमाओं में बंधे हुए हैं। पर मानव ने क्या किया? मानव ने वर्षा, धूप, गर्मी, सर्दी से बचने के लिए, रहने के लिए घर बनाए जो वो उनमें सुरक्षित रह सकते हैं, और उन्होंने कपड़े बनाए जिनको पहन करके, मोटे मोटे कपड़े पहन करके वो सर्दी से, ठंड से, वर्षा से अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य ने, मानव ने क्या किया है? जो ये चैलेंज हैं उनको स्वीकार किया है, चुनौतियों को स्वीकार किया है। भाषा का विकास मानव की श्रेष्ठता का ही परिचायक है। जो अपने भाव और विचार एक दूसरे तक पहुँचा सकें और दूसरों के भाव और विचार वो समझ सकें आसानी से कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहता है और आप सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात किस तरह पहुंचाएंगे, तो भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो मनुष्य ने, मानव ने भाषा का आविष्कार किया, भाषा बनाई। तो जब भाषा का विकास किया तो ये मानव की श्रेष्ठता का ही एक तरीके से परिचायक है। विश्व का कोई मानव समूह ऐसा नहीं जहाँ भाषा का विकास नहीं हुआ हो। इसका मतलब ये है कि विश्व, यानी कि पूरे संसार में, इस धरती पर जितने भी देश हैं, शहर हैं, गाँव हैं, कस्बे हैं, कबीले हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मनुष्य रहता हो और वहाँ भाषा का विकास नहीं हुआ हो। क्योंकि सभी जगह, चाहे देश कोई सा भी हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भारत हो, रशिया हो, सभी जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं, यानी कि मानव रहते हैं, वो किसी न किसी भाषा का प्रयोग जरूर करते हैं अपनी भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए। इसकी तुलना में यदि अन्य प्राणी जीवन को देखें तो पाते हैं कि वह मानव की भांति भाषा का विकास नहीं हुआ है। यानी कि मनुष्य को छोड़ दें, मानव की बात करना छोड़ दें, तो और जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हमारे पशु हो गए, पक्षी हो गए, वहाँ पर भाषा का विकास नहीं हुआ है, उनकी भाषा नहीं होती है। यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ ध्वनियाँ हैं, उनके अर्थ भी हैं, किंतु वे प्रकृति प्रदत्त हैं। यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं वो अपनी विशेष ध्वनि, जैसे कोयल है तो कोयल कूँ कूँ करती है, तो उसी में उसकी ध्वनि है और उसी में उनके अर्थ भी हैं जो वो एक दूसरे समझ जाते होंगे। कौवा काँव काँव करता है ना, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो इसी में उनकी जो प्रजाति के अन्य जानवर हैं वो अपनी भाषा का अर्थ समझ जाते हैं, उन ध्वनियों से समझ जाते हैं। जो उनको मिला है वो कैसा है? वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी कि नेचर ने उनको दिया है।
उन्होंने सीखा नहीं है, ना उन्होंने इसको विकसित किया है ना। तो ये लिखा है उनके द्वारा विकसित नहीं किया गया है, वो बाई नेचर उनके अंदर आ जाता है। मानव ने स्वयं अपने ध्वनि चिन्हों को भाषा का रूप दिया, इसलिए इसमें इतनी अधिक भिन्नता है। यानी कि जो मनुष्य हैं, मानव हैं, इन्होंने अपनी भाषा बनाई, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो। तो उन्होंने जो ध्वनि जो बोलते हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो जो मेरे मुख से, जो मेरे मुंह से जो ये आवाज़ें निकल रही है, ये ध्वनि है। और जो शब्द निकल रहे हैं उनमें कोई ना कोई तो अक्षर या वर्ण छिपे हुए हैं, तो वो चिन्ह हैं, है ना। तो हमने उनको चिन्हों का रूप दे दिया। इसीलिए हर जगह अलग अलग भाषा का जो है वो भिन्नता देखने को मिलती है, डिफरेंस या अंतर देखने को मिलता है। भाषा तब तक एक क्षेत्र विशेष में बधी रही जब तक यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था। यानी कि जो भाषा थी वो एक जगह तब तक बधी रही, जैसे कहीं पर अवधी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा नहीं आते जाते थे, यानी कि जैसे किसी का गांव है, किसी का शहर है, किसी का कबीला है, तो वो वहीं रहते थे, क्योंकि तब यातायात के साधन नहीं थे, यानी कि इतने वाहन नहीं थे। और संचार के साधन, संचार कहते हैं जैसे हम टेलीफोन वगैरह से पहले बात करते थे, अब मोबाइल हो गए हैं, इसी चीज़ को संचार का माध्यम कहते हैं। तो क्या होता था कि पहले लोग ज़्यादा कहीं जाया नहीं करते थे, कबीले में ही रहा करते थे, तो उनकी भाषाएं क्या होती थी, बाहर नहीं जा पाती थी और वो दूसरों की भाषा या शब्दों को नहीं सीख पाते थे। फिर क्या हुआ, आज के समय में यातायात बहुत हो गए, संचार के साधन बहुत हो गए, आप मोबाइल से तुरंत से जहाँ चाहें वहाँ पर देश में, विदेश में, अमेरिका में, कहीं भी आराम से बात कर सकते हैं। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे तो उनके नए नए शब्द सीखे और सुने और सीखे। और इसी तरीके से लोग जब संचार के माध्यम से एक दूसरे से बात करने लगे तो भी नई नई भाषाओं के शब्द और चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ने लगे। वह दिन दूर नहीं जब कोई एक भाषा पूरे विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित होगी। इसका अर्थ है कि ऐसा दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे अभी सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं जर्मनी है, कहीं फ्रेंच है, कहीं रशिया है, कहीं हिंदी है अपने भारत में। और अपने भारत की ही बात करें तो अपने भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, है ना। तो वो दिन दूर नहीं जब अपने देश में भी और विश्व के सभी देशों में एक ही भाषा जो है बोली जाएगी, अपनाई जाएगी, संचार का माध्यम होगा, बोलचाल का पूरा माध्यम होगा। अब आगे देखते हैं। मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा ही नहीं होगी तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है, और हम अपने भाव और विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। विचार यानी कि जो व्यक्ति के मन में बातें आती हैं, जो विचार आते हैं वो, और भाव मतलब अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा के दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि भाषा के दो रूप हैं। कैसे? प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं। पहला होता है मौखिक रूप। मौखिक रूप वो होता है कि जहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में और टीचर पढ़ा रही हैं, है ना। तो जो टीचर बच्चों को बोल करके पढ़ा रही हैं, ओरल पढ़ा रही हैं मौखिक रूप से, इसको कहते हैं मौखिक रूप भाषा का। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो मैं मौखिक रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा होता है लिखित रूप, यानी कि जो आपकी किताब में ये लिखा हुआ है ये भाषा का लिखित रूप है, जिसे आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद अपने दिमाग में उसका विश्लेषण कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से? पहला होता है मौखिक यानी कि बोलकर, दूसरा होता है लिखकर, यानी कि किसी ने हमें लिख कर के कुछ दिया तो हम समझ गए, या हम अपने भाव और विचारों को लिख कर भी किसी सामने वाले को दें तो वो समझ सकता है। जैसे कि आज से थोड़ा सा 20 साल पहले चले जाइए, तो जब मोबाइल का इतना दौर नहीं था तो लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, है ना। चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठियाँ आती थी जाती थी, तो लोग उन्हीं में अपने पूरे हालचाल और जो कुछ जीवन में चल रहा होता था वो लिखते थे और अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को भेजते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रारंभ में भाषा का मौखिक रूप ही विकसित हुआ। जब मानव का संपर्क दूर दूर के क्षेत्रों में होने लगा तब उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मौखिक भाषा को लिखित रूप में देने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ मतलब शुरुआत में, जब भाषा का विकास हुआ, भाषा का प्रारंभ हुआ, उस समय क्या था? मौखिक ही रूप था। लोग पहले तो जानवरों की तरह अपनी ध्वनि में ही बोलते होंगे, है ना, और ध्वनि में ही समझते होंगे ये सारे करके एक दूसरे की बातें। फिर बाद में धीरे धीरे
उस ध्वनियों के अक्षर बने, वर्ण बने, तो उससे वो भाषा बन गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ, उसके बाद में जब मानव का संपर्क दूर दूर के क्षेत्रों में होने लगा, जो मैं अभी बता चुका हूँ, तो क्या होता था कि लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, है ना। तो कोई बैठा है दिल्ली में और उसको कानपुर में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार से अपनी बात कहनी है, अपना हाल पहुँचाना है, तो वो कागज़ में लिख के, है ना, और अपने लिफाफे में डाल करके एड्रेस लिख के डाकखाने में भेज देते थे, और डाकखाने द्वारा वो जो थी पोस्टमैन कानपुर में रहने वाले उसके रिश्तेदार को पहुंचा देते थे। तो इस तरीके से भाषा लिखित रूप में भी एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचाई जाने लगी, है ना। तब तक उन तक अपनी बात पहुंचाने की मौखिक भाषा को लिखित रूप में देने की आवश्यकता महसूस हुई, तो इस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया। प्रारंभ में अपने अपने भावों और विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रकट किया गया। पहले लोग अपने भाव और विचारों को, मैंने कहा ना, ध्वनियों से या तो बोलते थे इशारों में जानवरों की तरह से, और फिर उसके बाद में क्या आया कि ज़मीन पर कहीं भी मिट्टी में या पत्थर के ऊपर किसी चौक को लेके किसी भी तरीके से कोई चित्र बना देते थे जिससे लोग समझ जाते थे। यही चित्रलिपि संक्षिप्त होते होते प्रतीक चिन्हों में बदली और इन प्रतीकों से ही वर्णों की लिपि विकसित हुई। यानी पहले लोग जानवरों की तरह ध्वनियाँ निकालते थे, इशारों में बातें करते थे, उसके बाद क्या हुआ, वो चित्रों से एक दूसरे को बातें अपनी समझाने लगे, पहुँचाने लगे, फिर उसमें बदलते बदलते वो क्या हुए, वर्णों में बदल गई, और वर्ण जो थे वो लिपि कहलाई। वर्णों की ध्वनि चिन्हों को निश्चित करके लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। यानी कि फिर ये रहा कि जो वर्ण हैं उन ध्वनि चिन्हों को एक क्रम में लिखा जाए, कायदे से लिखा जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए। भाषा का लिखित रूप ही लिपि है, यानी कि लिपि कहते हैं ना, तो जो भाषा का लिखित रूप है उसी को हम लिपि कहते हैं। भाषा के चिन्हों को व्यवस्थित लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लिपि से मानव को न केवल संपर्क की सुविधा हुई, बल्कि उसके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी रूप ले सके और ज्ञान विज्ञान के विकास का आधार बने। इस बात का अर्थ है कि जब लिपि आई तो फिर आगे क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको पढ़ते रहे और सीखते रहे। यानी कि जो हमारे दादा परदादाओं ने पढ़ी थी, जैसे हमारी जो वर्णमाला है वो देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला है, तो जो उन्होंने पढ़ी, उसके बाद हमारे पिताजी ने, माताजी ने पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, हमारे बाद आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, जो लिपि है, जो ध्वनियों के चिन्ह हैं जिनको हम सीखने और समझने लगे हैं, तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, जिससे ज्ञान विज्ञान के विकास का आधार बन गया है, क्योंकि इसी से अब बहुत सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर भाषा परिवार। भाषा का परिवार भी होता है, यानी कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र की है और कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखते हैं आगे। जिस प्रकार खून का रिश्ता रखने वाले सभी मानव एक परिवार के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने भाषा के भिन्न भिन्न रूपों में समानता के आधार पर उसे 12 मुख्य परिवारों में बांटा है। उनमें से एक परिवार है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है जिस प्रकार खून का रिश्ता रखना। खून का रिश्ता मतलब जो कहते हैं ना, ब्लड रिलेशन, एक ही परिवार के व्यक्ति, परिवार कहते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और ताऊ वगैरह हो गए, है ना। हमारे जो चचेरे भाई बहन होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, ये सब खून के रिश्ते होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार विद्वानों ने भाषा के भिन्न भिन्न रूपों में समानता के आधार पर, यानी कि भाषा के रूप तो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ समानता है। समानता मतलब एक जैसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ अक्षर या कह सकते हैं कुछ चिन्ह ऐसे आ जाते हैं, कुछ ध्वनि ऐसी आ जाती हैं, जिसके हिसाब से उन्हें 12 तरह के परिवारों में बांटा गया है। उनमें से एक परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इस परिवार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी तथा फारसी आदि भाषाएं आती हैं। इन सभी भाषाओं के अनेक शब्दों में समानताएं पाई जाती हैं। समानताएं मतलब एक जैसे हैं, मतलब जो ये भाषाएं ऊपर बताई गई हैं, इनके जो ध्वनि चिन्ह हैं, जो लिपि है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता हो जाती है कई अक्षरों में। जैसे जब मात्र लिखते हैं तो संस्कृत में मात्र लिखते हैं, किसको, माता को। हिंदी में माता लिखते हैं, अंग्रेजी में मदर और फारसी में मादर, और संस्कृत में द्वि, मतलब दो की और बात करते हैं, दो मतलब टू, तो संस्कृत में द्वि, हिंदी में दो, अंग्रेजी को टू लिखते हैं। और दोयम मतलब फारसी भाषा का शब्द है। कभी यह भाषा परिवार एक कबीला रहा होगा। कबीला मतलब जो आदिवासी लोग रहते थे जंगल में, जो जैसा कि आपके ऊपर चित्र में दिखाया गया है,
कभी यह भाषा परिवार एक कबीला रहा होगा। समय के साथ कबीले अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे होंगे, कौन, कबीले के लोग, और भाषा में नए नए शब्द सम्मिलित हुए होंगे। यानी कोई व्यक्ति किसी कबीले में, किसी जंगल में रह रहा है या किसी एक गांव में रह रहा है, फिर वो निकलने लगा, इधर उधर जाने लगा, कोई दिल्ली गया, कोई कलकत्ता गया। पुराने ज़माने में लोग अपने धंधे पानी, नौकरी, व्यवसाय के लिए कलकत्ता ज़्यादा जाया करते थे। आज भी लोग दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं। इसी तरीके से लोग इधर उधर गए तो जो शब्द वहाँ बोले जाते हैं, जिस तरह की भाषा शैली वहाँ पर प्रयोग होती है, बोली जाती है, तो लोग वहाँ से सीख करके आते हैं, फिर बाद में अपने क्षेत्र में आकर के, अपने गांव में आके, अपने कबीले में आकर के बोलते हैं। और लोग जो नहीं उन भाषा को सुने हुए होते हैं तो वो उनसे सीख लेते हैं और फिर वो भी उस भाषा का, उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे होंगे और भाषा में नए शब्द सम्मिलित हुए होंगे, भाषा के विकास की ऐसी जानकारी अत्यंत रोचक तथ्य सामने लाती है। यानी कि रोचक मतलब अच्छे अच्छे नए नए तथ्य, नए नए पहलू सामने लेकर के आती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर भारत के भाषा परिवार की, है ना। ऊपर तो हो गए कितने प्रकार के हैं, 12 प्रकार के भाषा परिवार हैं, लेकिन अब बात हो रही है कि भारत के भाषा परिवार की बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं इसमें? पहला यहाँ पर है आर्य भाषा परिवार। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें आती है आपकी संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी तथा डोगरी आदि भाषाएं। उसके बाद है दूसरी हमारी भारत की द्रविड़ भाषा परिवार, यानी कि इसमें आती हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि। आर्य भाषा परिवार की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, यानी कि इस भारत के जो मानव इतिहास है वो सबसे पहले आर्यों से माना जाता है। आर्य जो हैं वहाँ से भाषा के परिवार की शुरुआत मानी गई है। तो जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी, और हमारे जो वेद पुराणों की भाषा है वो भी संस्कृत ही है ना। तो जो वेद पुराणों की भाषा संस्कृत है उसको वैदिक संस्कृत कहा गया, वैदिक संस्कृत। तो वो लिखा भी है, यहाँ आगे बढ़ते हैं कि आर्य भाषा परिवार की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इनका विकास क्रम इस प्रकार है, कैसे है? सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, यानी कि वेद पुराणों की जो भाषा है। उसके बाद हुई लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब होता है लोगों की भाषा, है ना। कहते हैं ना लोक, इस लोक में, उस लोक में, परलोक में, तो ऐसे ही लोक, तो मतलब लौकिक भाषा जो लोगों की भाषा बनी। यानी कि सभी लोग ऐसे पढ़े लिखे तो नहीं थे पुराने समय में कि वो वैदिक संस्कृत को आसानी से समझ सकें, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से लौकिक संस्कृत का प्रयोग करने लगे, जिसमें थोड़ा आसान रहता था लोगों को बोलने में। उसके बाद आई भाषा हमारी प्राकृत और पाली। तो प्राकृत और पाली ऐसी भाषाएं थीं जो जन साधारण की भाषा थी। उस समय के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, जो धनी हैं, जो धनी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसायी नहीं हैं, वो लोग भी इन भाषाओं को आसानी से समझ सकते थे, है ना। आगे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि एक प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी जी ने और गौतम बुद्ध जी ने अपने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए थे, है ना। तो गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि ये उस समय की जन साधारण भाषा थी, यानी साधारण लोग भी इसे आसानी से सुन सकते थे, समझ सकते थे और बोल सकते थे। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। उसके बाद आती है अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश का मतलब ये था कुछ लौकिक संस्कृत बोल रहे थे, कुछ प्राकृत बोल रहे थे, कुछ पाली बोल रहे थे, और सबका इसमें क्या हो गया था? मिश्रण हो गया था, मिक्सअप हो गया था शब्दों का और भाषा बोलने के तरीके में। उसके बाद आई हिंदी, फिर वह अन्य आर्य भाषाएं जुड़ती चली गईं। आगे बढ़ते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से होना प्रारंभ हुआ, यानी कि प्राकृत और पाली जब थी उसके बाद अपभ्रंश आई, तो वहाँ से फिर हिंदी की शुरुआत होना शुरू हुई। आज ये सभी भाषाएं पूर्ण विकसित एवं संपन्न भाषा का रूप ले चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो अभी तो हम भाषा की बात कर रहे थे कि भाषाओं के परिवार कौन से हैं, भारत के भाषा परिवार कौन से हैं, आर्य भाषा परिवार कौन से हैं और द्रविड़ भाषा परिवार कौन से हैं, कौन सी भाषा पहले आई, ये सब हमने जाना। अब हम जानेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। बच्चों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो चैप्टर और जो अध्याय हम ये पढ़ रहे हैं, इसके 2 वीडियो आपको मिलेंगे। पहले वीडियो में हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे और समझाएंगे, दूसरे वीडियो में उसी चैप्टर का अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करवाएंगे। तो वो अभ्यास कार्य आपको समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो आपके लिए एक्सरसाइज वाला डालूँ, अभ्यास वाला डालूँ,
तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। कोस का मतलब है यहाँ दूरी से। आजकल हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। पहले होता था कोस, और आज भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही कोस शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़े बुजुर्ग ही। पहले कोस में नापी जाती थी दूरी, 1 कोस, 2 कोस, 4 कोस, और मील में मापी जाती थी, है ना। 1 मील, 2 मील, 5 मील, इस तरीके से। तो ये पुरानी कहावत है। वही लिखा है कि 4 कोस पर पानी बदले, यानी कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से 4 कोस की दूरी पर आप चले जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, पानी में बदलाव आ जाएगा। पानी मतलब जो हम पानी पीते हैं, जो पहले कुओं में निकलता था, कुएं का पानी लोग पीते थे, अब क्या है, सबके घर में हैंडपम्प लगे हुए हैं और उसके बाद में समरसेबल लगे हुए हैं। तो पानी के जो टेस्ट होता है, जायका होता है, उसमें पानी के रंग में भी अंतर हो जाता है। कहीं पीला सा, कहीं मटमैला सा पानी निकलता है, कहीं एकदम गंगा जल जैसा स्वच्छ होता है, कहीं पानी में बालू आती है ना। तो ये अंतर हो जाता है। और 8 कोस पर बानी, इसका मतलब है जब हम 8 कोस की दूरी तय कर लेते हैं जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, तो बानी मतलब भाषा में, बोलचाल में, भाषा शैली में, भाषा के शब्दों में, वाक्य प्रयोग में अंतर आ जाता है। तो यहाँ लिखा है कि भाषा एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है भाषा के। यानी कि भाषा तो मान लो हमारी हिंदी है, ठीक है ना, हम भारतवासी, हमारी हिंदी है, लेकिन यदि हम किसी भारत के गांव में चले जाएं तो वहाँ पे अलग तरह की भाषा बोली जाती होगी, और वहाँ से हम 20-50 किलोमीटर आगे इधर उधर चले जाएं तो वहाँ पे भाषा के शब्दों में अंतर आ जाएगा, है ना। कहीं कहते हैं इधर आ जाओ, है ना, कहीं कहते हैं, अगर मथुरा की बात करें खड़ी बोली की, तो इत्ते आ जाओ। और अगर इसी बात की हम कहें जैसे यूपी के अंदर आपका मैनपुरी, इटावा या फिर कानपुर हो गया, तो बोलते हैं हियाँ आओ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ वही है, अर्थ वही है कि मतलब इधर आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। उपभाषा का क्षेत्र यानी कि बोली से अधिक विस्तृत होता है, यानी उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। बोली ही साहित्य रचना में एवं शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग में लाने पर उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोली होने पर भी उपभाषाएं बन गई हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर साहित्य लिखा गया है। इनका कहने का मतलब यह है कि हमारी तो भाषा है हिंदी, मान के चलो देवनागरी वर्णमाला है और उससे हम हिंदी बोलते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन यदि जो बोली है, जो लोकल के किसी क्षेत्र में बोली जाती है और वहाँ के ज़्यादा लोग उसे प्रयोग करते हैं और उसमें साहित्य रचना भी की है, और पढ़े लिखे वर्ग के भी बोलते हैं और कम पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी बोलते हैं, और हर वर्ग का व्यक्ति उसको बोलता, सुनता, समझता है, तो उसे उपभाषा कहते हैं। यानी कि भाषा की थोड़ी नीचे स्तर वाली भाषा, यानी कि उपभाषा। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा, एक प्रिंसिपल होते हैं, है ना, प्रिंसिपल को कहते हैं प्रधानाचार्य, और एक होते हैं वाइस प्रिंसिपल, यानी कि उनसे थोड़े से एक लेवल नीचे वाली पोस्ट पर, तो उनको क्या कहा जाता है, उप प्रधानाचार्य। इसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति और एक होते हैं उपराष्ट्रपति, तो ऐसे ही भाषा मैन हो गया और उपभाषा अलग अलग थोड़ा सा वो हो गया, जिसमें बोलियां शामिल होती हैं। तो इनमें क्या किया गया है कि इनमें प्रचुर साहित्य लिखा गया है, प्रचुर मतलब काफ़ी मात्रा में, है ना, साहित्य लिखे गए हैं अलग अलग की लोकल की भाषाओं में। बोली या उपभाषा जब बहुत बड़े क्षेत्र और वर्ग द्वारा अपना ली जाती है तथा एक परिनिष्ठित रूप साहित्य में प्रयुक्त होने लगता है, तब वह भाषा कहलाई जाने लगती है। यानी कि बोली है वो किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, किसी कबीले में बोली जा रही है, लेकिन जब उसका स्तर जो है वो बढ़ता जाता है, उसका विस्तार होता जाता है ना, और उसका रूप निखरता जाता है और ज़्यादा लोग उसको अपना लेते हैं, तो वो भाषा कहलाई जाने लगती है, ठीक है ना। और जब वो साहित्य में प्रयुक्त होती है, साहित्य मतलब लिखने पढ़ने की भाषा में प्रयुक्त होने लगती है, उसमें चीज़ें लिखी जाने लगती हैं, है ना। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी व्याकरण है, और कोई इसको लिख दे पुरानी भाषा में, तो वो क्या होगा, वो भाषा ही कहलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी व उसका परिवार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हिंदी क्या है और उसका परिवार क्या है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं में बोलियाँ आती हैं। तो देखते हैं आगे। हिंदी भारत में दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी कि यहाँ पर इतने सारे जो राज्यों के नाम लिखे हैं, इनमें हिंदी ही बोली जाती है, और इसके अलावा जो अन्य राज्य बचे हुए हैं उनमें हिंदी के साथ साथ उन राज्यों की लोकल भाषा यानी कि बोली बोली जाती है, जो कि उपभाषा का रूप ले चुकी है। इन प्रदेशों में हिंदी का रूप भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में हम देख सकते हैं।
यानी कि बोली तो हिंदी ही जाती है, लेकिन हिंदी में भी कुछ शब्दों का अंतर हो जाने से, कुछ जगह का प्रभाव पड़ जाने से क्या होता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसमें जो अंतर है उस हिसाब से इसको कई भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है पश्चिमी भाग की हिंदी, यानी कि जो भारत के पश्चिम भाग में बोली जाती है, पश्चिम राज्यों में बोली जाती है, वो क्या है। इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा, यानी कि ब्रज भाषा कहते हैं ब्रज की जो भाषा है, ब्रज भूमि कहते हैं मथुरा वृंदावन, ये जो एरिया है आगरा का, आगरा मथुरा वृंदावन, कोसी वगैरह आपने सुना होगा, कोसी पलवल फिरोजाबाद एटा, ये सब ब्रज भूमि में आता है। खड़ी बोली और हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी बोली जाती है। खड़ी बोली ही आज देश की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास पा चुकी है। ठीक है ना। तो पश्चिमी भाग की जो हिंदी है उसमें खड़ी बोली भी आती है और खड़ी बोली ही आज राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी में स्थान पा चुकी है। हिंदी ही है वो और ज़्यादातर इसी का प्रयोग हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी राज्यों में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। वो है इस क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। अवधी मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के ईस्ट साइड में अगर आप ध्यान रखें, याद रखें इस चीज़ को, तो अयोध्या पड़ती है। अयोध्या को पहले क्या कहते थे, अवध कहा जाता था। तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य है, और बघेली बोली जाती है। अवधी में ही तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस लिखी गई है। तो ये भी याद रखने की बात है क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में या किस बोली में की है। आगे बढ़ते हैं राजस्थानी हिंदी, यानी कि जो हिंदी है जो राजस्थान की तरफ बोली जाती है वो कौन सी है। इस क्षेत्र में मेवाती, मारवाड़ी प्रमुख बोलियां हैं। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी, जो भारत के उत्तर राज्यों में, उत्तर के साइड में बोली जाती है। वो है इस क्षेत्र में गढ़वाली, कुमाऊनी बोली जाती है। और नंबर 5 है बिहारी हिंदी, जो कि बिहार राज्य के साइड की तरफ इसका प्रचलन है। बिहार प्रांत में, प्रांत का मतलब भी राज्य ही होता है, राज्य मतलब स्टेट। बिहार प्रांत में भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियों का प्रयोग होता है। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पदावली मैथिली में ही लिखी गई है। विद्यापति एक लेखक हैं और इन्होंने जो अपनी कृति है, कृति का मतलब होता है रचना, जो रचना लिखी है वो मैथिली भाषा में ही लिखी है। आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है लिपि। ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है, जो कि हम ऊपर अभी जान चुके हैं, सीख चुके हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है ना। तो भारत की प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियाँ, अन्य भाषाएं एवं उनकी लिपियाँ, यहाँ पर दो आपको ये बने हुए दिख रहे हैं डायग्राम। एक तरफ है भारत की प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियाँ। लिपि कैसे कहते हैं, जो चिन्ह, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हमारी हिंदी की कौन सी है वर्णमाला, देवनागरी। अब देवनागरी वर्णमाला हम क्या लिखते हैं, आ इ ई और क ख ग घ, यही हमारी लिपि होती है। तो इसी को कहा गया है कि जो भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं उनकी क्या क्या लिपि है। ठीक है ना। तो देखते हैं एक तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय भाषाएं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये लिखा है भारतीय भाषा और ये लिखा है लिपि। ठीक है। तो पहले इनके बारे में जानते हैं। पहला है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, ये जितनी भी भाषाएं यहाँ बताई गई हैं इन सभी भाषाओं को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर है उड़िया, तो ये ओडिया में लिखी जाती है। तो हमारी तो जो देवनागरी है वो कौन सी है, हमारी देवनागरी ये है क ख वाली, है ना। तो ये हमारे ध्वनि चिन्ह हैं जो मैं ये लिख रहा हूँ और आपने ये पढ़े होंगे और पढ़ते भी हैं आप। ऐसे ही उड़िया जो है उसका ओडिया है तो वो इस तरीके से लिखते हैं, है ना। पंजाबी हैं, पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं और गुरुमुखी इस तरीके से लिखी जाती है। बांग्ला हैं, बंगाली उनकी लिपि है, वो इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य भाषाएं एवं उनकी लिपियां। ठीक है। जो ये वाली भाषाएं हैं इनकी क्या क्या लिपि है, तो देखते हैं। इधर भाषा लिखा हुआ है, इधर लिपि लिखा हुआ है। उर्दू, अरबी, फारसी, इनको फारसी में ही लिखा जाता है, इनके ये लिपि चिन्ह है इस तरह के। और जो हमारी ये ऊपर हैं तीनों, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों ही रोमन में लिखी जाती हैं इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिपि संबंधी कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए और ये हमारे अभ्यास एक्सरसाइज को करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, मददगार होंगी। तो पहला है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है ना। जैसा इसमें बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर हम कमल बोल रहे हैं, ठीक है ना, हमने लिखा, क्या लिखा, क म ल, ठीक है ना, तो जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुख से ध्वनि उच्चारित हो रही है, निकल रही है ना, वैसा ही हम उसका जो है ध्वनि चिन्ह बना रहे हैं, यानी कि वर्ण या अक्षर बना रहे हैं, क म ल। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 नंबर में, अभी आएगा तब आगे बताते हैं। और ये देवनागरी जो है वो लिपि वैज्ञानिक लिपि क्यों है, क्योंकि इसीलिए कि जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं, इसमें अंतर नहीं है। और ये हमारी संस्कृत से निकली है, और संस्कृत भी हमारी क्या है, एक वैज्ञानिक लिपि है। आगे देखते हैं नंबर 2, देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि हम लोग जब लिखते हैं ना नोटबुक में या बोर्ड पर या कहीं भी लिखते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए जो आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन है वही आपकी नोटबुक है, ठीक है। जैसा आपकी बुक में लिखा है यही तरीका होता है कि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती हैं। बाएं मतलब कहते हैं लेफ़्ट साइड को और दाएं कहते हैं राइट हैंड साइड को। तो ऐसे लिखी जाती हैं। मान के चलता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ, राम ने खाना, ऐसे। जब ये वाली लाइन भर जाएगी तो फिर हम यहाँ से लिखते हैं, खाना खा लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किस साइड को लिखने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जबकि फ़ारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं, यानी कि ये बिल्कुल रोमन लिपि के अपोजिट लिखी जाती हैं, देवनागरी के अपोजिट लिखी जाती हैं। कैसे, ये इधर से लिखना शुरू होती हैं और इस ओर को चलती हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, देवनागरी के लिपि चिन्हों और उच्चारण में एक रूपता है, जो अभी ऊपर बताया ना कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है ना। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। क्यों? कि देवनागरी में का जो ध्वनि है उच्चारण केवल क अक्षर से ही होता है। जैसे मैंने बोला था ना कि कमल, तो क बोला तो का ही लिखा। लेकिन रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए के भी प्रयोग हो जाता है और सी भी प्रयोग होता है। कैसे, हम लिख रहे हैं CAT कैट, लेकिन बोल क्या रहे हैं हम, उच्चारण लिख रहे हैं सी, जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, ये वाली सी है ना। तो हम बोल रहे हैं सी, लेकिन क्या है, कैट, ठीक है ना। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, वो तो आप जानते हैं। अब हम बात करें अगर के की, तो यहाँ पर क्या होता है, के तो काइट, पतंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर के से भी क की ध्वनि निकल रही है और यहाँ सी से भी क की ध्वनि निकल रही है। तो ये अंतर है रोमन लिपि का। लेकिन हिंदी जिस तरीके से बोली जाती है, देवनागरी जिस तरीके से बोली जाती है, जो उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब नंबर बात करते हैं 4 नंबर की। इसमें लिखा है, देवनागरी में मात्राओं की विविधता के कारण टंकण टाइपिंग में थोड़ी परेशानी होती है, किंतु कंप्यूटर पर यूनिकोड में लिखे आलेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब देवनागरी लिपि, यानी कि जब हम अपनी हिंदी की वर्णमाला को, देवनागरी वर्णमाला को टाइप करते हैं, यानी कि टाइपिंग मशीन में या फिर कंप्यूटर पर कीबोर्ड द्वारा टाइप करते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। क्यों? कभी मात्रा लगानी होती है, कोई सी ई की इधर से, कभी इधर से छोटी, कभी बड़ी की, कभी ऐसे रा उड़ाना पड़ता है ऊपर को रेफ वाला, कभी रा नीचे को लगाना पड़ता है, कभी ऐसे लिखा जाता है ना, मात्र इस तरीके से रा। तो इन सभी को लगाने में थोड़ा सा समय लग जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ कह रहा है, किंतु कंप्यूटर पर यूनिकोड से लिखे आलेख का, इसका मतलब ये है जैसे आपके मोबाइल में भी होता है ना कि जैसे गूगल ट्रांसलेट आ गया है, वो किसी भी भाषा में है और हम इंग्लिश बोल रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो तुरंत से उसे हिंदी में या फिर अन्य किसी भाषा में तुरंत से कन्वर्ट करके हमको दे देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चा, भाषा के जो प्रकार हैं, तो कितने प्रकार की भाषा यहाँ पर बताई गई है ना। ये देखिए, तो पहला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब जो इशारों में, जो हम पहले बता चुके हैं कि पहले के लोग पहले ध्वनियों में बोलते होंगे पशु पक्षियों की तरह और इशारे करते होंगे, संकेत करते होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, भाषा भाव व्यक्ति का माध्यम है, यानी कि भाषा अव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति करते हैं ना, अपने एक्सप्रेशन एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति संपर्क में आते हैं जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते अथवा बोलने सुनने में असमर्थ होते हैं, तब वे अपने मन की बात संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं।
इसके अतिरिक्त यातायात को नियंत्रित करने के लिए भी सिपाही संकेतों का प्रयोग करता है। भाषा के इस प्रकार को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपने भाव और विचार एक दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम है। पर ऐसे जब दो लोग मिल जाते हैं ना, जो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, जैसे कोई हिंदी जानता है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, और जो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है, कोई अमेरिका का है मान लीजिए, उसे हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन उन्हें बात करनी है, ज़रूरी है और मजबूरी है कि कुछ बोलना है, सुनना है, तो फिर वो एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। या तो कोई ज़मीन पे या कॉपी किताब में कुछ चिन्ह बना देंगे, कोई आकृति बना देंगे, ठीक है ना, जिससे वो एक दूसरे की चीज़ें समझ सकें, अपने भाव प्रकट करते हैं। फिर यहाँ लिखा है इसके अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है इस बात के अलावा यातायात को नियंत्रित करने के लिए। यातायात कहते हैं बेटा ट्रैफिक को। जो हम लोग जाते हैं ना बाज़ार में निकल के, सड़कों पे जब देखते हैं तो वहाँ लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती होती है ना। लाल जब बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। तो वही कहा गया है कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए सिपाही संकेतों का प्रयोग करता है। अब सोचिए, बीच चौराहे पर सिपाही खड़ा हुआ है, उसे कब कौन से रूट की कौन सी लेन की गाड़ियाँ रुकवानी है, और वो चिल्लाएगा वहाँ से, तो बहुत से गाड़ियों वाले सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी दूरी पर भी हैं। किसी कार के, किसी गाड़ी के शीशे ही बंद होंगे, किसी में म्यूजिक बज रहा होगा, कोई व्यक्ति हेलमेट लगाए होगा बाइक वाला, तो कैसे सुनेगा। तो वो इशारों से रुकने का इशारा करते हैं, हाथों से रुक जाइए। फिर दूसरी लेन वालों को बोलते हैं चलिए आगे बढ़िए, है ना। तो लोग इस सांकेतिक भाषा, मतलब ये इंडिकेशन होते हैं, इशारे होते हैं, इनसे समझते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि हम भाषा के इस प्रकार को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये लिखा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी मातृभाषा। ठीक है, तो माता अथवा परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी कि बच्चे का परिवार में जन्म होता है और बच्चा जो कुछ भी सीखता है बचपन से, जो कुछ उसे घर में दिखाई देता है माता के द्वारा, पिता के द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, जैसे दादा दादी हो गए और भाई बहन हो गए, उनके द्वारा जो भी सीखता है, देखता है, वो वही सीखता है। तो जो भाषा वो लोग बोलते हैं परिवार में, तो वही भाषा उसके अंदर अपने आप आ जाती है प्राकृतिक तौर से। जैसे जीव जंतु अन्य जानवरों में आ जाती है, जो कि इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि जो जीव जंतुओं की भाषा होती है, जैसे पशु पक्षियों की, तो वो कैसी होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त। ऐसे ही बच्चा जो देखता है, सुनता है, वही वो बोलने लगता है। तो उसी को माता की या परिवार की बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये लिखा हुआ है, जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वह परिवार वहाँ की भाषा ही पहले बोलता और समझता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि महाराष्ट्र का निवासी है तो वहाँ पर लोकल भाषा घर परिवार में कौन बोलेगा, माता पिता वगैरह सब क्या बोलेंगे, मराठी बोलेंगे। तो बच्चा अपने आप से मराठी बोलना सीख जाएगा। जबकि विद्यालय में वह और भाषाएं भी सीखता और बोलता है। जैसे वो स्कूल में पढ़ने जाएगा तो वहाँ वो हिंदी भी सीखेगा, अंग्रेजी भी सीखेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर अन्य भाषाओं का विकास हो जाता है। एक बात बताइए, जैसे भारत के रहने वाले हैं और कोई ऐसे हिंदी भाषी राज्य में हैं, मान लीजिए यूपी में हैं, एमपी में हैं, राजस्थान में हैं, कहीं भी उत्तराखंड में, तो क्या होता है कि घर में जो भाषा बोली जाती है बच्चा ऑटोमेटिक वही सीखता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वही परिवार की भाषा पहले बोलता और समझता है। तो हमें हिंदी अपने आप आ जाती है। अगर कोई अंग्रेजी बोले तो कम समझ में आती है, अगर हम उसको सीखे और पढ़े नहीं हैं तो। और यदि जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, इंग्लैंड में पैदा हुआ है, न्यूजीलैंड में जन्मा है, तो वो अंग्रेजी ही बोलेगा, उसे अंग्रेजी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। जबकि हम लोगों को अंग्रेजी ग्रामर सीखते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी करते हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं, तब जाके कहीं इंग्लिश सीख पाते हैं। अब वहाँ के बच्चों को अगर हिंदी बोली जाए या पढ़ाई जाए, सुनाई जाए, तो वो उसके लिए कठिन होगी, उसे वो सीखनी पड़ेगी, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भाषा जहाँ बोली जाती है परिवार में, वो अपने आप ही स्वतः ही बच्चे में आ जाती है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। दूसरी होती है राजभाषा। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। राजभाषा कहते हैं सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि विभिन्न प्रांत अपनी अपनी भाषाओं में राजकाज चलाने को स्वतंत्र हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल तथा बिहार, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्रायः हिंदी में सरकारी काम होते हैं। भारतीय संविधान में
14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। इस दिन को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अंदर तो ये सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको बेटा याद रखना होगा, और ये आपको आगे जब तक आप पढ़ेंगे ना, और जब भी आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए तैयारी करेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के दौरान, तो ये चीज़ें आपको हमेशा यहाँ काम आने वाली हैं। तो आप इसको ध्यान रखें, नोट कर लें। यहाँ पर कहा गया है कि राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में किसी भी राज्य में या देश में सरकारी काम होते हैं। सरकारी काम मतलब जैसे कोर्ट कचहरी का काम हो गया, आपके जिला लेवल पर जो काम होते हैं या तहसील लेवल पर जो काम होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे कागज़ होते हैं ना, किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, किसी का आय प्रमाण पत्र बनता है, तो वो सब तहसील और ज़िले से मतलब अलॉट किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो राज्यों के नाम बताए गए हैं, तमिल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, तो यहाँ पे प्रायः हिंदी ही बोली जाती है। सरकारी कामकाज हिंदी में ही ज़्यादातर होते हैं, लेकिन कुछ जगह थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी चलती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जा चुकी है। यानी कि हिंदी भी राजभाषा है, अंग्रेजी भी है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कोई पूछ ले कब से मनाया जाता है, तो ये 1949 को स्वीकार हुआ था पहली बार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 ये है हमारी राष्ट्रभाषा, ठीक है ना। अब राजभाषा ऊपर हो गई और राष्ट्रभाषा कौन सी हुई, इनमें क्या अंतर है, ये हम देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो भाषा उस देश के अधिकांश नागरिक बोलते और समझते हैं। हर राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब होता है देश, हर राष्ट्र में अनेक भाषाएं होते हुए भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। जैसे भारत की तरह ही चीन में भी अनेक भाषाएं रूप हैं, किंतु चीनी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया है। यानी जैसे भारत में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं ना, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो ऐसे ही चीन में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर सारे काम जो होते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई हो गई, साइंस के प्रैक्टिकल और प्रयोग हो गए, वो सारे, और जो लोकल के लोग बोलते हैं वो चीनी भाषा में ही होते हैं। तो चीनी भाषा को ही वहाँ पर क्या किया गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अपनाया गया है। भारत के लगभग 70% लोग हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत में ज़्यादातर लोग बोलते हैं। लेकिन हिंदी अभी हमारी राष्ट्रभाषा बनी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का ही प्रयोग बहुत बड़ा वर्ग आज के समय में करता है। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारी है मानक भाषा। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि जो देखते हैं आगे, हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। विस्तृत मतलब एक बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा राज्यों में, लगभग पूरे भारत में अभी लिखा था 70% क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए उसमें क्षेत्रीय प्रभाव का समावेश स्वाभाविक है। यानी कि जो लोकल की भाषाएं हैं, लोकल का जो क्षेत्र है, उन भाषाओं का जो उसमें समावेश हो जाता है, कि मिल जाता है, वो स्वाभाविक है अपने आप आना। तो भाषा जीवंत होती है, यानी कि जब बोल रहे हैं तो उससे जो चीज़ें प्रकट होती हैं, भाव और विचार, तो वो एकदम जीवंत होते हैं, यानी कि सजीव होते हैं। वह निरंतर विकसित होती है, यानी कि भाषा की अगर कमी है कहीं अक्षरों में या शब्दों में या वर्णों में, तो उसको सुधारा जाता है, और सुधारा भी गया है, और आज भी सुधार होते हैं, आज भी विकास होते हैं, बदलाव होते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि वह निरंतर विकसित होती है। विकास की इस प्रक्रिया में बदलाव आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी एक रूपता बनाए रखना आवश्यक है। व्याकरण की सहायता से इसके शुद्ध रूप को जानने में सहायता मिलती है। यानी कि व्याकरण जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसी से तो हमें पता चलता है कि कौन सी मात्रा को क्या कहते हैं, कौन सी मात्रा किधर से लगेगी, यानी कि छोटी ई की मात्रा कौन सी है जो इस तरीके से लगती है, बड़ी ई की मात्रा कौन सी है, और उसके बाद में छोटा ऊ कैसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ कैसे लिखा जाता है ना, ए होता है, ऐ होता है, इस तरीके से हम जानते हैं। तो ये सभी मात्राओं का, शब्दों का, वर्णों का, लिपि का हमको ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से ही होता है। ठीक है ना।
भाषा का व्याकरण समस्त शुद्ध रूप ही भाषा का मानक रूप कहलाता है। यानी कि जो हमारी देवनागरी वर्णमाला है आज के टाइम में है, और जिस तरीके से उसमें जो वर्ण दिए गए हैं, जो वो लिपि बनाई गई है एक व्यवस्थित क्रम में, उसी को हम मानक रूप कहते हैं। यानी कि जिसको सरकार ने माना है, जिसको संविधान ने अपना माना है। इस मानक रूप का उपयोग समाज का शिक्षित वर्ग करता है और इसी रूप में साहित्य रचना भी होती है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं, वो इस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सरकारी कामकाज भी मानक भाषा में ही होते हैं और इसी में साहित्य रचना होती है। साहित्य रचना मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ये किताबें, ये साहित्य ही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जिस भाषा में जो कुछ भी लिखा जाए, पढ़ा जाए, वही साहित्य रचना है। आगे देखते हैं। आइए कुछ वर्णों एवं शब्दों में आया परिवर्तन देखें। तो पहले ये ऐसे लिखे जाते थे, जो मैंने कहा ना कि इनमें परिवर्तन किया जाता रहता है समय समय से, और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि इसको सरल और शुद्ध बनाया जाता है कि लोगों के लिए लिखने में, बोलचाल में समय कम लगे और ये शुद्ध हो, लोगों को आसानी रहे। तो पहले अ जो था ऐसे लिखा जाता था। जो लोगों ने पहले की थोड़ी सी अपनी धार्मिक किताबें देखी होंगी, रामचरितमानस वगैरह जो पहले लिखी जाती थी आज से 25, 30, 40 साल पहले, तो उनमें इस तरीके से अ बना रहता था। जबकि आ का सही रूप ये है, मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड रूप क्या है, ये वाला है। और इस तरीके से लिखा रहता था। ये लगता तो था कि र और वा लिखा है, वट वाला वा, यानी कि रब, लेकिन ये ख होता था। तो ख फिर इसको ऐसे लिखा गया क्योंकि पूरा ऐसे जोड़ दिया गया आपस में, नीचे वाली पूंछ को इस डंडे से खड़ी पाई के साथ जोड़ दिया गया। फिर हुआ, ऐसा काम हुआ, ऐसे लिखते थे, फिर वो हुआ लिखा, आ जोड़ दिया यहाँ पे। तो ये लिखा है हमारा संबंध और ये लिखा है संबंध। दोनों ही सही हैं, दोनों गलत नहीं हैं, ना तो इसे गलत कहेंगे ना इसे गलत कहेंगे, दोनों सही हैं। पर यहाँ पे क्या है, इसमें आधा माँ लगा है, फिर आधा ना लगा है, तो समय लिखने का बच जाए आपका। बोला एक जैसा ही जाएगा, उच्चारण एक जैसा ही होगा दोनों का, और दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन लिखने का समय बच जाए, सहूलियत रहे, इसके लिए ऊपर बिंदु लगा दिए गए। ठीक है ना। तो जो हमारे आयोग भाव होते हैं, आयोग भाव के अंदर दो चीज़ें आती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना। तो अनुस्वार की जो बिंदी होती है वो ऊपर आ जाती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि जो अनुस्वार की बिंदी होती है वो कैसे आती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे मैं आपको व्याकरण जब पढ़ाऊंगा तो फिर किसी अगले वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, और आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएगी। ये बहुत कठिन चीज़ है, इसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं और बच्चों को इसका गलत सलत कुछ भी बता देते हैं कि अनुसार कैसे बना। यानी कि ये जो बिंदी है, जो रखी है, ये दो बिंदियाँ संबंध में, ये कैसे बनी है ना। एक माँ के लिए भी बिंदु आ गई है, एक ये आधा ना बना है, इसके लिए भी बिंदु आ गई है, तो ये कैसे आ गई है, तो ये क्या स्वर है या व्यंजन है, ये कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं इस पर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। आगे देखते हैं। जो आपका प्राचीन रूप में ऐसे झा लिखा जाता था, है ना, अब मानक रूप इसका ये है झरने का, जिससे झरना लिखा जाता है। गए, ये भी सही है, गए गलत नहीं है ये वाला, लेकिन जल्दी में गए, एक मात्रा ऊपर से कम हो जाएगी, इस तरीके से भी अब ये मान्य हो गया है। फिर है नई, कहते हैं ना नई नई किताबें पढ़ेंगे, नई नई किताब, वो नए नए कपड़े लाएंगे, नई नई चीज़ें खरीदेंगे, तो ऐसे भी नई लिख सकते हैं, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन ये समय बच जाए। और ये कहा गया है स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में, कि अगर स्वरों को लगाने से हमारा लिखने का और बोलने का समय बच रहा है तो व्यंजन और स्वर की मात्रा का प्रयोग, जैसे यहाँ एक व्यंजन आया है या, और या के बाद क्या आया है, ई की मात्रा आई है, तो दो चीज़ों का प्रयोग हुआ है। तो क्या हम या को हटा के केवल बड़ी ई का डायरेक्ट ही प्रयोग कर सकते हैं और उच्चारण सही भी रहे? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए हम नई ऐसे भी लिख सकते हैं और नई ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका चाहिए, तो ये भी सही है, पहले ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। वही बात है कि या हटा दिया, डायरेक्ट ए को यहाँ पर जोड़ दिया, तो उच्चारण एक जैसा ही आता है ध्वनि करने पर, बोलने पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यानी कि जहाँ पर हिंदी की भाषा में जो परिवर्तन किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, उसकी बात हो रही है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण और वर्तनी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानिए। जिनकी देखो मैं बात कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमा अक्षर के स्वर पर स्थान पर अनुस्वार आएगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु अनुनासिक दोनों के लिए स्थान का अभाव होता है, अतएव बिंदु अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे उन्हें लिखा है, आप देख पा रहे होंगे बच्चा, जो ये उन्हें लिखा है, यही समझने वाली बात है जो मैं आपको अभी कहना चाह रहा था ऊपर, कि ये जो
संबंध में माँ आया है फिर ना आया है आधा, वो क्यों आया बिंदु के रूप में, वही बात यहाँ कही है। अब मैं इस पर जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझाऊँगा। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे ये चीज़ छूटे ना, मिस ना हो। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे ये उन्हें लिखा है तो ये सही है, ऊ बना है, आधा ना बना है, हा बना है, और एक ही मात्रा भी लगी है और चंद्र बिंदु भी लगी है, लेकिन मात्रा के साथ चंद्र बिंदु यहाँ पर सही से लिखने में नहीं आ रहा है, और शायद है लोग पढ़ने में भी कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या किया इन्होंने, चंद्र को हटा दिया, केवल बिंदु को ही रखा, तो उसका उन्हें का ये वाला रूप लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। फिर मैं जो लिखते हैं ना, मैं अपने लिए जो प्रयोग करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं की दो मात्राएँ आती हैं, बड़ी आई की, और चंद्र बिंदु है साथ में, आप देख सकते हैं। तो चंद्र हट गया, केवल बिंदु रह गया। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जब ऊपर आता है ना अनुस्वार, तो एक बिंदु के रूप में आ जाता है। और पंचमाक्षर क्या होता है, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, है ना, क च ट त 5 वर्ग होते हैं, उनके आखिरी का जो वर्ण होता है वो मिलके, और स्वर का छोटा आ मिलके हमारा अनुस्वार बनता है। इस बात को मैं अगले वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, वो भी बोर्ड पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अन्य अंतर्यान की दूसरी जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद और पाँव। और चांद और पाँव में आप यहाँ पर केवल बिंदु लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का कहाँ प्रयोग होता है, यानी कि केवल ये बिंदु का जो आप ये देख रहे हैं और ये चंद्र बिंदु का कहाँ प्रयोग होता है और ये कैसे बने हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में क, ख, ग, ज, फ में से कुछ ध्वनियाँ उच्चारण में परिवर्तन हो गई हैं, केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है, जैसे जरा, फालतू आदि। तो बच्चा यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला के ये वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, तो उनको हम लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं इस तरीके से, क, ख, ग। इनके नीचे हम बिंदु नहीं लगाते, जैसा कि आप इनमें देख रहे हैं, सबके नीचे एक बिंदु लगाया इस तरीके से, का के नीचे भी, खा के नीचे भी, गा के नीचे भी, तो हम ये बिंदु नहीं लगाते। अब ये बिंदु यहाँ पर क्यों आ गया है, इसलिए आ गया है क्योंकि अरबी, फारसी या अंग्रेजी के जब शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ध्वनियाँ उच्चारण में परिवर्तित हो जाती हैं, बोलने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तब ये बिंदु हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको इसका अभी थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अगर हम लिखते हैं फ़ोन, ठीक है बच्चा, फ़ोन लिखा, तो अगर इसको हम अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PHONE। तो जो ये अपना हिंदी वर्णमाला का देवनागरी का फ है, शुद्ध फा, सीधा, इसके नीचे बिंदु नहीं, तो इससे क्या बनेगा, पी बनेगा, ठीक है। अब दूसरा इसका देखते हैं। यहीं अगर हम फर्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्ज, तो इसके नीचे बिंदु है, जा के नीचे बिंदु, तो ये कैसे लिखा जाएगा, अब यहाँ पे एफ बनेगा, यहाँ पर पी नहीं बनेगा, यहाँ पे एफ बनेगा, ठीक है ना। कैसे, ऐसे, फर्ज, ये हो गया, ठीक। तो वही है, जैसे ज है जो हमारा हिंदी का जो ज है, उसको हम और देखें तो क्या होगा, ऐसे ज, तो इससे क्या बनेगा, जे बनेगा, जैसे हम लिखते हैं ना जग, JUG, जग हो गया। अब इसी जगह हम लिखें जैसे कर्ज, है ना, कर्ज लिखते हैं अगर हम, तो कर्ज में क्या होगा, जब ये जा आया तो इसके नीचे बिंदु आएगा, तो इसको लिखते समय क्या हो जाएगा, KAR, और फिर इस ज की जगह क्योंकि इसके नीचे बिंदु लगा है तो जे नहीं बनेगा जग वाला, बल्कि जेड बनेगा। ये अंतर है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक हैं, जैसे मतलब दोनों ही रूप मान्य होते हैं। कुछ शब्दों के जैसे सर्दी ऐसे भी लिखा जाता है, इसे भी लिखा जाता है, बाहर मत निकलो वरना सर्दी लग जाएगी, आज सर्दी बहुत है, तो दोनों ही ठीक है। गर्दन को ज़्यादा टेढ़ा मत करो, चोट लग जाएगी, है ना। इस तरीके गर्दन को सीधा घुमाओ, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों तरीके से लिखे जाते थे और आज भी लिखे जाते हैं। कुछ शब्दों के अंत का हलंत अब लुप्त हो चुका है, यानी कि जो हम हलंत लगाते हैं ना, जैसे सभी वर्णों में हलंत लगा होता है इस तरीके से, नीचे को क, फिर हम लिखेंगे ख, फिर लिखेंगे ग, इनके नीचे जो हलंत लगा होता है ना, तो ये बताता है कि ये केवल वर्ण हैं, ये अक्षर नहीं है, इनमें कोई स्वर शामिल नहीं है। और जब इनका ये हलंत हट जाता है बच्चा नीचे से, तो क्या होता है, ये वर्ण नहीं रहते, ये अक्षर बन जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्वर जुड़ जाता है। जैसे कि इस तरीके से क प्लस, या धन कह सकते हैं,
अ, तो जब इसमें छोटे अ की ध्वनि हम जोड़ देते हैं या किसी भी स्वर की मात्रा की ध्वनि जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क हो जाएगा। इसका जो हलंत है वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जहाँ हलंत लगा है, जिस भी अक्षर या वर्ण के नीचे, वैसे तो वर्ण के नीचे ही होता है, लेकिन अगर मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, किसी शब्द के बीच में आने वाले वर्ण के नीचे हलंत लगा है तो आप समझ जाइए कि वो वर्ण स्वर के बिना है, स्वर रहित है, उसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो वही लिखा है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हलंत भी जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है, गायब ही कर दिया है। जबकि ये इस तरीके से अगर कोई लिखता है तो लिखा हुआ गलत ही माना जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे विद्वान तो विद्वान ऐसे है दोनों में। देखो विद्वान बोला, इसमें आगे वाले में ही केवल हलंत लगा है, जबकि दोनों में होना चाहिए। क्योंकि जब आप बोलेंगे विद्वान तो ना के बाद आप बिल्कुल रुक जाएंगे, कोई भी आ की, ई की, ऊ की, किसी भी स्वर की कोई ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। जैसे एक शब्द होता है ना, स्वागतम, ठीक है ना, स्वागतम, तो इसके नीचे यहाँ हलंत आता है, तब ये सही है। अब आप बोलो स्वागतम, तो आपका मुख जो है, मुंह है, दोनों ओठ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। माँ के बाद किसी भी स्वर की कोई ध्वनि आपके मुख से उच्चारण के दौरान नहीं निकलेगी। जब ध्वनि कोई नहीं निकलेगी स्वर की तो सीधी सी बात है कि ये वर्ण है, और जब ये वर्ण है, अक्षर नहीं है, तो यहाँ हलंत जरूर आएगा। तो हलंत ये दिखाता है कि ये आधा अक्षर है या ये वर्ण है, अक्षर नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे महान, तो महान में भी लगा है, लेकिन आमतौर पर आजकल महान ऐसे ही लिखा होता है, कोई नहीं लगाता हलंत, यहाँ भी नहीं लगाता। संसद, तो ऐसे संसद, क्योंकि जब संसद बोलेंगे तो बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाता है। बोल के देखिए, संसद, कोई उच्चारण नहीं है किसी भी स्वर की ध्वनि का। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के सहयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलांक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे क्या होता है तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्दों में जैसे ज़्यादा आता है, इसका प्रयोग होता है। तो जैसे लिखा है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो देखो ये लिखा है अर्ध, तो क्या है, आया है, और आधा इसमें धा आया है, और दा आया है, और र, ठीक है, ऊपर को रा। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है सही, कि यहाँ पे आ पूरा है और धा भी पूरा है, बस दा आधा है। लेकिन क्या है कि धा इसके नीचे आधा होके लग जाता है। इसको हम आपको आगे सिखाएंगे। तो अर्ध ऐसे हो गया, तत्व ऐसे हो गया। पहले तत्व ऐसे लिखा जाता था, जो कि अब ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हो गया। और अर्ध ऐसे लिखा जाता था, ये भी सही है और ये भी एक तरीके से सही है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से उच्चारण स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा में तत्सम होते हैं, ठीक है ना, और जब उसमें जो विसर्ग लगे होते हैं, जैसे ये दुख लिखा है, इसमें जो 2 विसर्ग के बिंदु लगे हैं, ये जो हैं क्या होते हैं, हट जाते हैं जब ये तद्भव हो जाता है। एक तरीके से संस्कृत से निकलकर हिंदी का हो जाता है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो ये हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, पुनः लिखते हैं, पुनः का मतलब होता है किसी काम को, किसी चीज़ को दोबारा करना। जैसे कोई बोले आपसे कि आप तो ये काम कर चुके हो, कि आप पुनः ये काम कर रहे हो, है ना, आप तो दिल्ली गए थे, आप पुनः दिल्ली जा रहे हो, तो पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा से या फिर से। तो यहाँ पर ये 2 विसर्ग लगे हैं, आप देख सकते हैं, तो ये हट चुके हैं। पुनः में तो लगे ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं हटेंगे, लेकिन जो ये दुख लिखा है ना, तो दुख के बीच में लगे हैं 2 विसर्ग ऐसे करके। तो इसको अब क्या कर दिया गया है कि आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, विसर्ग लगाने, दुख नहीं, दुख हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़ कर, खाकर, यानी पूर्वकालिक क्रिया कैसे, एक क्रिया पहले की जा चुकी है और दूसरी हो रही है, तो वह क्या, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। उपसर्ग प्रत्यय आप जानते हो, उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में जोड़ देता है तो उस शब्द का रूप बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। और प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे से जुड़ जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कर, तो ये किस में जोड़ दिया, दौड़, दौड़ जो है मूल शब्द है दौड़ना, इसमें जोड़ दिया कर। तो यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आ रही है कि दौड़ कर, राम रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ कर दूध पीता है, दौड़ने के बाद पीता है, ठीक है ना, है। जैसे कि खा कर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोहन खाना खा कर सो गया, ठीक है। तो 2 क्रियाएँ हो गई, तो खा चुका है, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि खाना खाकर सो चुका है, तो 2 क्रियाएँ हो रही हैं। तो इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया में कर लगाने के साथ इस तरह लिखा जाता है। व्याकरण का महत्व आप जो है इसको हम समझते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और व्याकरण तो होता ही ऐसा है जिसको बारीकी से समझा ना जाए तो ये फिर काम में नहीं आता। और ये एक ऐसा विषय है जिसे अगर आज आपने अच्छे से सीख लिया
तो जीवन पर्यंत आप कभी भूलेंगे नहीं और ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक समझें। तो व्याकरण का जो महत्व है वो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर जल्दी से अपना जो ये अध्याय है इसको पूरा करते हैं। भाषा का विकास एक गतिमान धारा के समान हुआ है, यानी बहुत तेज़ी से भाषा का विकास हुआ है। उसमें अनेकानेक यानी कि विभिन्न प्रकार के, बहुत से प्रकार के नए शब्दों एवं रूपों का समावेश होता रहा है। समावेश मतलब उसमें जुड़ते रहें, नई नई चीज़ें आती रही हैं, जुड़ते रहें, वो अपडेट होता रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसका शुद्ध एवं मानक रूप बनाए रखने में व्याकरण हमारी सहायता करता है, यानी कि जो हमारी भाषा है उसका शुद्ध रूप बनाने में कौन हमारी मदद करता है? व्याकरण। तो आगे लिखा है यहाँ पर कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम ही व्याकरण है। कितनी अच्छी बात है, जो भी आपने ऊपर समझी उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो व्याकरण के अंग और इकाइयाँ क्या क्या हैं वो देखते हैं। भाषा की रचना को हम 3 आधारों पर समझ सकते हैं। ये ही व्याकरण के अंग हैं, यानी कि पार्ट हैं या भाग हैं। कैसे हैं? एक है आपका वर्ण विचार, दूसरा है शब्द व पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण और अक्षरों की बात करते हैं हम, मतलब जैसे ये क ख हो गया। इसमें शब्द और पदों की बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया कलम। और इसमें वाक्य विचार में हम किसका करते हैं? एक वाक्य, एक सेंटेंस होता है, उसके बारे में काम करते हैं, जैसे कि राम कलम से लिखता है, इस तरीके से। तो वो चीज़ हम आपको बाद में आगे समझाएंगे। जैसे जैसे चीज़ें आपके आगे किताब में बढ़ती जाएंगी उसी तरीके से हम आगे इन चीज़ों को बढ़ाते चलेंगे। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिया भी गया है वर्ण विचार के बारे में, कि इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण व संधि का अध्ययन किया जाता है। दो अक्षरों को जोड़कर जब शब्द नया बनता है तो वहाँ संधि होती है। और वर्णमाला तो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, और अभी हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारे भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है। आगे है हमारा शब्द व पद विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द भंडार तथा पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय आदि का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियो में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरलता से, जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, और बच्चे विशेषण में, क्रिया में, और सबसे ज़्यादा तो अव्यय में उलझ जाते हैं कि अव्यय क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड है, रुचिकर है, आपको अच्छा लगेगा ये जानकर, है ना। तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, संरचना, भेद तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है, यानी इनके बारे में आपको पढ़ाया और बताया, सिखाया जाता है। यहाँ कहा गया है हमारा क्या है कि जो ये है हिंदी भाषा का महत्व। भारत की अनेकानेक यानी कि बहुत सारी भाषाओं में से हिंदी ही सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। सदा से ही यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। प्रयुक्त मतलब प्रयोग होती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप देने में हिंदी का प्रमुख हाथ रहा है। यानी कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, लोग भारत को आज़ाद करने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए, तो ज़्यादातर जो अपनी भाषा थी, लोग एक दूसरे तक अपने भाव विचार पहुंचा रहे थे, वो हिंदी के द्वारा ही पहुंचा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि जब अपना देश आज़ाद हो गया, कब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। यह स्थान हिंदी को क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देना स्वीकार हुआ था, इसीलिए यह दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बारे में हम लोग ऊपर जान ही चुके हैं, बात कर चुके हैं, आप समझ भी गए हो, तो इसको फिर से नोट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये और पता चल गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब इसको क्या किया गया, हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो बच्चों, ये है हमारा आगे अभ्यास, जो कि आप देख सकते हैं, और इस अभ्यास को हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप से, सरलता से आप इसे समझेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा लें, जिससे कि जैसे ही मैं अभ्यास का, एक्सरसाइज का वीडियो आपके लिए डालूँ, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।